हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशन टॉप। माई सेल्फ एसएम यादव एंड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूँ, अपना यूनिट 1 और सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर चल रहा था। इसमें मैंने आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये करवा देते हैं। लेक्चर 2 के कुछ पार्ट्स थे, 1 के भी शायद 2 पार्ट थे, इसके 2-3 पार्ट थे 2 के, और 3 के भी 2-3 पार्ट हैं। आप इनको अच्छे से देख लेना एक बार अगर नहीं देखा है तो। और आज अपन लेक्चर 4 पढ़ने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, अगर सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर के अंदर कोई स्टूडेंट टॉपिक, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ओपिनियन में, अगर टॉपिक 3 और टॉपिक 4 को अच्छे से कवर कर लेता है, क्योंकि इस इन दोनों टॉपिक में आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन का काम में लेना पड़ता है, थोड़ा माइंड में आपको इमेज बनानी पड़ती है। बस इसी वजह से थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से इमेज अपने माइंड में मेकअप कर पाते हैं तो इन चीज़ों को अच्छे से आप लर्न कर पाएंगे। तो उस टॉपिक 3 और 4 को आप अच्छे से मेकअप कर लीजिए। बाकी मुझे नहीं लगता किसी टॉपिक में दिक्कत आएगी। टॉपिक 4 पढ़ने के बाद में चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद में मैं आपको मुश्किल से 3 या 4 क्लास डालूंगा, जो 2-3 दिन में करा दूंगा। 3-4 क्लास में कंप्लीट करा दूंगा तो ये चैप्टर पूरा। ठीक है। इस तरह से एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बार बार बताता रहता हूँ, अगर कोई न्यू कमर, कोई नया स्टूडेंट अगर चैनल पे आता है तो मैं कहता हूँ वो चाहे किसी कोई भी यूनिट का शुरू करे। अभी तो अपनी फर्स्ट यूनिट ही चल रही है, आगे भी जैसे मान लो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद में अपनी 3-4 यूनिट हो जाएगी। किसी भी यूनिट को अगर वो पढ़ाई करे तो लेक्चर 1 से करें शुरू। लेक्चर 1 से शुरू करें आप। और कोई बच्चा किसी किसी को कोई वीडियो शेयर भी करता है तो उसे सजेस्ट करें कि वो लेक्चर 1 को देखें। बीच वाले लेक्चर को देखेगा तो उसको चीज़ें लर्न करने में दिक्कत आएगी। ठीक है। चलिए, अपन ज़्यादा समय खराब न करते हुए अपन अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा माइंड में इमेज बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मेरा साथ देना। बाकी चीज़ें आपको मैं बिल्कुल बढ़िया समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ऐसे। बस थोड़ा सा आपका साथ चाहिए मुझे। ठीक है। चलिए, आज के हेडिंग की बात करते हैं। तो आज की हेडिंग आपको कॉर्नर में दिख गई होगी, लिखा हुआ है क्लॉज पैकिंग इन सॉलिड्स। बस इसी को अपन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और लेक्चर 4 के मैं 2 पार्ट डालूंगा, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट सेकेंड वाला। तो चलिए हेडिंग लिख लेते हैं अपन फिर से। क्लॉज, एक हेडिंग लिख लेते हैं अपन, क्लॉज पैकिंग इन सॉलिड्स। ये अपने आज की हेडिंग है साहब। देखिए, सॉलिड में क्लॉज पैकिंग कैसे होगी। सॉलिड्स की क्लॉज पैकिंग के बारे में मैं बात करूं तो उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं। देखो, जो सॉलिड्स के पार्टिकल अपन रफ आइडिया में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं नोट्स लिखाऊंगा आपको। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अपन इस तरह से मानते हैं, ये सॉलिड्स के पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। एक वर्ड में फिर से पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं ये बात। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक वर्ड होता है, पार्टिकल एक वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो पार्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या डिफरेंस है वो देखो आप। ऐसे पार्टिकल जिनसे मैटर मिलकर बना होता है उनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। जिनको अपन एटम्स मॉलिक्यूल्स या फिर आयन मान, एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयन कंसिडर करते हैं अपन। तो देखो, जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी अपन पैकिंग देखेंगे। अब पैकिंग किस तरह से होगी, कितने टाइप की होगी, किस टाइप से होगी, उनको अपन समझेंगे। ठीक है। तो पहली चीज, जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं ये सारे पार्टिकल मिलकर के एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहली चीज, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला पॉइंट तो मैं ये लिखाने वाला हूँ नोट्स कॉपी में, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरी चीज, इन पार्टिकल्स के मिड के अंदर मिनिमम वैकेंट स्पेस होता है। मिनिमम वैकेंट स्पेस रखते हैं ये पार्टिकल। दूसरी चीज ये देख, जैसे जैसे इन पार्टिकल्स को देखो, मैं इस तरह से बता रहा हूँ, ये देखो टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से बिल्कुल टच। तो टच करेंगे तो इनके बीच में स्पेस क्या रहेगा, स्पेस कैसा रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो पहली चीज, ये क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को टच किए हुए रहते हैं। और टच किए होने के कारण कि इनके बीच में स्पेस कैसा होता है, मिनिमम होता है। ठीक, पहली चीज। तो चलो इस लाइन को अपन लिख लेते हैं, इस लाइन को अपन नोट्स कॉपी में लिख लेते हैं पहले। चलिए, इस लाइन को, पहली लाइन, फर्स्ट लाइन, ये लाइक दिस।
इधर से शुरू करते हैं अपन फर्स्ट लाइन को। फर्स्ट लाइन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, मैं इधर एक लाइन खींच देता हूँ, ऑफ सॉलिड्स आर क्लोज्ड, packed, leaving the minimum, ये वैकेंट है, थोड़ा सा मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ, leaving the minimum vacant स्पेस, मतलब इनके बीच में स्पेस बिल्कुल कम होता है। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के जो बिल्कुल पास पास में है, टच्ड पोजीशन में है, कॉन्टैक्टेड फॉर्म में है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब क्लोज्ड पैक होंगे तो इनके बीच के अंदर यहाँ पर स्पेस भी क्या होगा, मिनिमम होगा। बस इसी लाइन को लिखा है। अब सेकंड लाइन देखो क्या लिख सकते हैं अपन। ठीक, जो ये सॉलिड्स के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं ये हार्ड स्फेयर होते हैं। पहली बात, इनको हार्ड स्फेयर अपन कंसिडर करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनकी आइडेंटिकल साइज होती है, सबकी साइज एक जैसी होती है, आइडेंटिकल होती है सबकी साइज। तो इसके लिए एक लाइन और लिख लेते हैं, वी अज्यूम दैट, अपन ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, वी अज्यूम दैट कांस्टेंट पार्टिकल्स constituent constant particles are hard spheres of identical साइज के हार्ड स्फेयर होते हैं। ऐसा अपन अज्यूम करके चलते हैं, कंसिडर करके चलते हैं, ध्यान रखना। ये दो लाइन अपन ने लिख ली है। एक बात और, आगे देखिए, एक छोटी सी बात, ये नोट्स कॉर्नर है, पहले बता देता हूँ मैं आपको। इधर मैं एक रफ आइडिया के अंदर इन चीज़ों को यूज कर रहा हूँ, इधर समझाने के लिए ये एरिया, ये मतलब एक्सप्लेनेशन कॉर्नर है। मैं शुरू वाली वीडियोज में ये बातें आपको बता चुका हूँ। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट लाइन, देखो ये तो कांस्टेंट पार्टिकल सॉलिड्स के हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, यहीं से शुरू टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है। इस तरह से इनकी पैकिंग कैसी होगी, देखो पैकिंग 3 टाइप से हो सकती है, ध्यान देना एक बार। ये इधर ही समझा देता हूँ, चलो फिर अपन मिटा देंगे इसको, फिर मैं मिटा दूंगा इनको, फिर इसके, हाँ जरा देखना, क्लोज पैकिंग, इसको मैं सीपी लिख लेता हूँ, सी फॉर क्लोज और पी फॉर पैकिंग। 3 टाइप से हो सकती है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 मिनट, यानी आने वाले 10 मिनट के अंदर मैं इस टॉपिक की बैकबोन को तोड़ दूंगा और आपको सब चीज़ें आने वाली है, समझ लो। आप 10 मिनट का वेट करें, 10 मिनट दें मुझे और पूरा एफर्ट लगाएं आप भी मेरे साथ। देखिए या तो 1D में हो सकती है पैकिंग, 1D का मतलब 1 डायमेंशनल के अंदर, 2D में हो सकती है 2 डायमेंशनल, 3D में हो सकती है 3 डायमेंशनल। अब देखिए 3 डायमेंशनल के अंदर हो सकती है, 2 डायमेंशनल की हो सकती है, 1 डायमेंशनल की। 1 डायमेंशनल देखो कांस्टेंट पार्टिकल कैसे हैं, ऐसे हार्ड स्फीयर लाइक दिस, इस तरह के हार्ड स्फीयर हैं। 1D के अंदर देखो इस तरह से अरेंज करूंगा मैं। बस यही टॉपिक 10 मिनट में ही सब कुछ हो जाएगा क्लियर। आप थोड़ा अपना एफर्ट लगाएं, मेरे साथ रहें आप 10 मिनट तक। देखिए इस तरह से अगर 1D में करते हैं तो क्या बन गई, एक रो बन गई है। देखो पार्टिकल्स की क्या बन गई, रो बन गई है। छोटी छोटी बातों को समझना, एक रो बन गई है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस रो में
किसी भी पार्टिकल को ले लीजिए आप, एक रो, यानी पार्टिकल्स को जब आप एक अरेंज करेंगे तो एक रो बनेगी। इस रो के अंदर किसी भी पार्टिकल को ले लीजिए। मान लो मैंने इस पार्टिकल को लिया है, इस वाले पार्टिकल्स को। ये वाला पार्टिकल्स मैक्सिमम 2 पार्टिकल से डायरेक्ट अटैच है, एक तो इससे और एक इससे, इन दो से। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 2 से अटैच में होगा। देखो इसके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं। देखो अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, एक वाले की, तो ये भी 2 के टच में होगा, एक तो इसके और एक इसके। शायद मेरी बात समझ में आ रही है। यानी किसी भी पार्टिकल को ले लो आप, ईच पार्टिकल टचेस 2 पार्टिकल डायरेक्ट, 2 पार्टिकल्स। जैसे आप इसकी बात करेंगे, ये भी 2 से टच में है। अब इसकी बात करेंगे, ये इधर तो एक इससे टच में है, लेकिन इधर कोई ना कोई पार्टिकल तो आएगा ना, उसके टच में रहेगा। तो देखो मैं इनके वापस से बना रहा हूं इनको। तो टोटल बात ऐसी है कि जब पार्टिकल्स को अपन एक रो में अरेंज करते हैं, 1D के अंदर अरेंज करते हैं, तो एक रो बनती है इस तरह की, एक रो बनती है। पार्टिकल्स को जब 1D में अरेंज करोगे तो क्या बनेगी, रो बनेगी। और इसमें ईच पार्टिकल टचेस 2 पार्टिकल डायरेक्टली। तो देखिए अपन इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि इस पार्टिकल के नियरेस्ट 2 पार्टिकल हैं, 1 और 2। इस पार्टिकल के नियरेस्ट, इस पार्टिकल के नियरेस्ट 2 पार्टिकल हैं। ठीक, तो अपन जितने पार्टिकल नियरेस्ट होते हैं उसको अपन कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। देखो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2। क्यों? द नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ ए पार्टिकल, द नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ ए पार्टिकल इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी जितने किसी भी पार्टिकल के जितने नियरेस्ट पार्टिकल डायरेक्ट टच में रहेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। दूसरी लाइन, ये लाइंस मैं आपको नोट्स कॉर्नर में लिखाऊंगा सब बातें, चल आप सुनते जाइए। तो पहली चीज तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया कि किसी भी पार्टिकल से डायरेक्ट जितने पार्टिकल टच होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और इसको अपन नोट्स कॉर्नर में इस तरह से लिखेंगे, द नंबर ऑफ नियरेस्ट स्पेयर्स ऑफ ए पार्टिकल इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन नंबर या इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, जो भी है। इस तरह से पहली चीज। दूसरी चीज देखो आप, इसमें ये एक और एक रो बनती है, ये वाली चीज, ये दूसरी चीज। ऐसे 2-3 लाइन लिखेंगे अपन इसमें, बाकी अपन नोट्स कॉर्नर में बात करेंगे। अब बात करेंगे अपन 2D की। ठीक, 2D को मैं थोड़ा सा, मैं क्या 3D अगले लेक्चर में बताऊंगा, तो 2D को मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। अपन जगह की अपन को जरूरत पड़ेगी। तो एक सेकेंड, फिर से मिस्टेक हो गया है। चलो वापस से देखो साहब, ये आपका 2D है और जस्ट वेट, ये आपका 2D है साहब। ध्यान रखना 1D के अंदर एक रो बनी थी, 2D के अंदर क्या बनने वाली है इसको समझना एक बार। अपन समझ के ही पता करेंगे कि क्या बनने वाली है। 2D के अंदर क्लोज पैकिंग 2 टाइप से हो सकती है। अब क्यों हो सकती है इसकी वजह को जानने का प्रयास करो। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं बस 5 मिनट और रुक जाइए बस आप, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये एक रो बना रहा हूं, ये देखो रो बन गई है। थोड़ा सा गोले बनने में प्रॉब्लम आती है। अब एक चीज और ध्यान देना, 1D के अंदर जो क्लोज पैकिंग होगी वो सिर्फ एक्स, वाई और जेड, इनमें से सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकती है। या तो एक्स एक्स डायरेक्शन में क्लोज पैकिंग होगी, या फिर वाई वाई डायरेक्शन में क्लोज पैकिंग होगी, या फिर जेड जेड डायरेक्शन में क्लोज पैकिंग होगी। ध्यान देना मेरी बात को, तीनों डायरेक्शन में से, तीनों कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट के एक्सिस पे ही पैकिंग होगी। और एक कोऑर्डिनेट पे होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक रो बन सकती है। देखो कैसे, समझना इस बात को, इधर समझना। मैंने ये 3 डायरेक्शन आपके सामने शो कर रखी है, और यहाँ से सिर्फ मैं एक डायरेक्शन में पैकिंग करना चाहता हूँ। मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, केवल इस डायरेक्शन में। तो मैं इस डायरेक्शन में करूँगा तो यहीं तो रखूँगा इस तरह से। अब इसके ऊपर रखूँगा तो वाई डायरेक्शन में चल जाएगा, इधर रखूँगा तो, अगर मैं पार्टिकल्स को, स्फेयर्स को ऊपर रखूँगा तो वाई डायरेक्शन में चल जाएगा। और अगर इसके इक्वल इधर रखूँगा, अगर इधर रखूँगा मैं पार्टिकल्स को, तो ये जेड डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब सिर्फ मैक्सिमम आप एक रो बना सकते हैं बस,
इसलिए बोला गया है कि 1D में एक रो बनती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे 2D में। तो 2D में देखो क्या होता है, ये जो x y और z में से कोई दो डायरेक्शन में, चाहे वो x और y हो, चाहे y और z हो, ठीक है ना, इस तरह से, या चाहे वो x और z हो, कुछ भी मान लो आप, कोई दो डायरेक्शन में पैकिंग हो सकती है। ठीक है, इस तरह से। और जो अपना 3D होता है, इसमें x y और z तीनों डायरेक्शन में पैकिंग होगी। ठीक है, तभी तो वो 3D बनेगा। तो देखो 2D में जो पैकिंग है वो 2 वेज से डन हो सकती है, डन बाई 2 वेज, डन बाई 2 वेज। कैसे, देखो, वजह को जानो आप, ऐसे रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। और मैंने कह दिया लेक्चर 3 के अगर सारे वीडियो आपने समझ लिए और लेक्चर 4 को भी समझ लेते हो तो इस पूरे यूनिट 1 सॉलिड स्टेट के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको दूर कर दूंगा। इस तरह की पैकिंग है मेरी बात। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बनाना चाहता हूँ, ये राउंड स्फेयर में नहीं बना अच्छे से, थोड़ा कोशिश करता हूँ कि जो अपने ये स्फेयर्स हैं बिल्कुल राउंड बन जाए। चलिए बात करते हैं, चलो। अ, अब देखिए इसमें दो दो तरह का प्रोसेस हो सकता है, ध्यान देना। मान लो ये वाली है स्पेयर्स, मैं इसमें पार्टिकल्स को इस तरह से लगा रहा हूँ, इसको बिल्कुल सिद्ध में। एक तरीका तो ये है कि पार्टिकल्स को इसके सिद्ध में लगा दिया जाए, यानी पहली रो के साथ और दूसरी रो के पार्टिकल्स एक दूसरे के सिद्ध में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो अपने, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हो। देखते जाइए आप पार्टिकल्स को, बिल्कुल स्ट्रेट बना रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट, देखो इस तरह से, लाइक दिस। आप 5 मिनट मेरे साथ रहें, मैं इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ा दूंगा कि आपके ब्लड में उसी तरह से सर्कुलेट करेगा जिस तरह से ऑक्सीजन करती है। दूसरा तरीका क्या है उसको समझिए। दूसरा तरीका है कि इस पार्टिकल में आपने स्ट्रेट नहीं रखा, यहां पर पार्टिकल को नहीं रख रहे, आप इन दोनों के बीच में ये बना हुआ ना, ये वाला, इस, हाँ, ये जो जगह बनी हुई है ना, ये दो पार्टिकल्स के बीच में, इस जगह को बोलते हैं डिप्रेशन, DEPRESSION, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। ये सब डिप्रेशन है, तो इन डिप्रेशन में रखना है अपन। तो दूसरा तरीका है इन डिप्रेशन में रखते हैं अपन पार्टिकल्स को, तो अरेंजमेंट कुछ अलग होगा। चीज़ों को समझे आप, बस सब समझ में आ जाएगा आपको, आप चीज़ों को देखें बस। देखिए जरा समझेंगे अब आप, ये लो। अब देखिए इनके डिप्रेशन में मैं पार्टिकल को लगा रहा हूँ, इन दोनों के डिप्रेशन में मैंने पार्टिकल को ये लगा दिया, इन दोनों के डिप्रेशन में मैंने पार्टिकल को ये लगा दिया, ये लगा दिया, देखो। अब देखिए समझना बात को, इसका सेंटर और इसका सेंटर, क्या इनके सेंटर आपको अलाइंड कर रहे हैं क्या? बिल्कुल स्ट्रेट में है क्या इनके सेंटर? नहीं है। इस रेड वाले गोले का सेंटर ये है तो ब्लू वाले का सेंटर ये वाला है, इस ब्लू का सेंटर ये है तो रेड वाले का सेंटर ये है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। अब मैं थर्ड लाइन बनाऊँ, यानी आप देखा जाए तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के जो सेंटर्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो अगर, लेकिन जबकि इधर देखो आप मैच कर रहे हैं, देखो इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन 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 स्फेयर्स के सेंटर मैच कर रहे हैं, देखो आप। चाहे आप हॉरिजॉन्टली मिला लो, चाहे वर्टिकली मिला लो, आप चाहे हॉरिजॉन्टली इस तरह से मिला लो, चाहे इस तरह से मिला लो, इनके स्टर्स जो सेंटर्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में है, अलाइंड है मतलब, ठीक है। जबकि इसमें ऐसा नहीं, इसमें इधर ऐसा नहीं है। तो जरा समझे आगे अब क्या होने वाला है। थर्ड देखिए आप, अब मैं थर्ड रो बना रहा हूं, देखो फर्स्ट रो के डिप्रेशंस के अंदर सेकंड रो आ गई ये वाली। अब थर्ड रो देखो, थर्ड रो की कहाँ आएगी? थर्ड रो इनके डिप्रेशन में यहाँ आएगी,
इनके डिप्रेशन में देखो, देखो फर्स्ट थर्ड रो देखो आप। एक बार मैं इस कलर को वापस चेंज करता हूँ। थर्ड रो को समझना, देखो ये आपकी थर्ड रो है, ये आपकी, ये थोड़े गोले क्या गोल बनने में दिक्कत आ रही है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ जाएगी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट रो का देखो, इधर तो कोई कांस्टेंट पार्टिकल इसके सिद्ध में तो है नहीं, इसका सेंटर और इसका सेंटर बिल्कुल सिद्ध में है, जबकि ये वाला जो सेकंड रो थी जो रेड कलर में है उसके सेंटर सिद्ध में नहीं थे। इसका सेंटर और इसका सेंटर सिद्ध में है, इसका सेंटर और इसका सेंटर सिद्ध में है, इसका सेंटर और इसका सेंटर। अब इसका सेंटर देखो नीचे देखते, लेकिन नीचे कोई कोई पार्टिकल है ही नहीं, अगर आएगा तो सिद्ध में आएगा, यहाँ पर कोई पार्टिकल आएगा तो इस तरह से। तो शायद बात समझ गए होंगे। अब ध्यान देना, एक बार एक लाइन और बनाते हैं, मैं इस बार इसको रेड कलर से बनाऊंगा। अब समझना बात को, इसके डिप्रेशंस में अगली लाइन आ जाएगी, ये लो, ये लो साहब, ये लो। अब देखिए, हम्म इसका सेंट एक मिनट, अपन कलर चेंज कर लेते हैं, ये ब्लैक वाला ले लेते हैं। इसका सेंटर और इसका सेंटर सिद्ध में है, इसका सेंटर, इसका सेंटर सिद्ध में है। अगर आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है सेंटर, तो आप गोले बिल्कुल पेंसिल से अपनी नोट्स कॉपी पे बना के देखना। मेरे को राइटिंग टाइप पे तो लिखने में असुविधा होती है, इसलिए प्रॉपर नहीं बन पाता है। बना के देखना, बिल्कुल सिद्ध में आएंगे ये, बिल्कुल सिद्ध में है। इसका मतलब हुआ, ध्यान देना मेरी बात, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें, देखो इधर चलते हैं अपन। अगर मैं पहली लाइन को ए लिखूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहली लाइन को अगर मैं ए लिखूं, इसको, इस पूरी रो को, पहली पहली रो को, इस कंप्लीट रो को अगर मैं ए लिखूं, इस कंप्लीट रो को, इसको मैं ए लिखूं, तो अगली वाली को मुझे ए लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है, पहली सेंटर के जो स्फेयर्स हैं उनके सेंटर और दूसरी इस रो के जो स्फेयर्स हैं उनके सेंटर सिद्ध में है। तो यहाँ तो देखो सभी रोज के सेंटर सिद्ध में है, तो अगर पहली रो को अगर आप ए नेम देंगे तो सभी को आप ए नेम देंगे। तो यानी ये जो अरेंजमेंट है ना, ये जो पैटर्न है वो अपन को ए टाइप का मिला है, ए टाइप का पैटर्न मिला है, ये वाला। यहां पर देखो, अगर मैं फर्स्ट रो को ए बोलता हूं तो सेकंड रो देखो ए जैसी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रो के जो सेंटर हैं, फर्स्ट रो की जो सेंटर है वो सेकंड रो से मैच नहीं करते, थर्ड रो से मैच करते हैं। तो थर्ड रो को मुझे ए बोलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए, थोड़ा समझिए इन बातों को, कि आप देखिए सेकंड रो के जो सेंटर हैं वो फोर्थ रो के साथ में, देखो ये तो फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये फोर्थ रो है, ठीक। सेकंड रो के सेंटर फोर्थ रो के सेंटर के साथ सिद्ध में होते हैं, तो अगर सेकंड रो को अगर मैं बी बोलूं तो फोर्थ रो को मुझे बी बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक जैसी है। और अगर फर्स्ट रो को मैं ए बोल रहा हूं तो मुझे थर्ड रो को ए बोलना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड रो के जो स्फेयर्स हैं उनके सेंटर, और फर्स्ट रो की जो स्फेयर्स हैं उनके सेंटर, और थर्ड रो की जो स्फेयर्स उनके सेंटर एक जैसे सिद्ध में होते हैं, अलाइंड होते हैं, और सिद्ध में होते हैं तो नेम एक जैसे देते हैं। तो यहाँ पर जो पैटर्न आ रहा है, अब देखो आगे भी ऐसा ही होगा, जैसे ए के बाद में बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, अब आगे ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ऐसे। तो यहाँ पे जो पैटर्न मिलेगा वो पैटर्न मिलेगा आपको ए बी डॉट डॉट टाइप पैटर्न, ऐसा पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ तो आपको ए टाइप का पैटर्न मिला, यहाँ पर ए बी टाइप का पैटर्न मिला, ठीक। यानी दो स्फेयर्स के सेंटर अगर अलाइंड होते हैं, तो अगर एक स्फेयर को आप ए कह रहे हो तो अगले स्फेयर को भी ए कहना पड़ेगा, ऐसा लाइंस में होता है। एक लाइंस के सभी स्फेयर्स का अगर सेंटर्स दूसरी लाइन के सभी स्फेयर्स के सेंटर के सिद्ध में होते हैं, तो अगर एक लाइन को ए कह रहे हो तो दूसरी लाइन को भी आपको ए कहना पड़ेगा, ठीक। मैं मेरी बात को और एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। जैसे मान लो मेरे पास ये एक स्फेयर है और ये एक दूसरा स्फेयर है, इसका स्फेयर का सेंटर ये और इसके स्फेयर का सेंटर ये, दोनों सिद्ध में है। तो अगर मैं इस स्फेयर को ए कहूँगा तो मुझे, मैं इसको भी ए कहूँगा। अब देखो लाइंस में, देखो लाइंस में जैसे मान लो ये एक लाइन है इस तरह की, इसके सारे स्पेयर्स ये वाले हैं। अब इसके नीचे जो मैं गोले बना रहा हूँ उनके स्पेयर्स भी इनके सिद्ध में आते हैं, जैसे इसके सिद्ध में ये आला, इसके सिद्ध में ये इस तरह से है।
तो अगर मैं इस लाइन को ए कहूँगा तो मैं इस लाइन को भी ए ही कहूँगा, अगर सिद्ध में है तो। अगर सिद्ध में नहीं है तो फिर मैं बी कहूँगा, क्योंकि वो डिफरेंट लाइन बन जाती है फिर। शायद मेरी बात समझ में आ गई है। अब छोटी छोटी बातें और करते हैं अपन, यहीं पे क्लियर। मैं कुछ चीज़ों को हटा देता हूँ। अगर आप इन चीज़ों को देखना है तो वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं आप। चलिए आगे बात करते हैं। अब जरा समझो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कोऑर्डिनेट्स नंबर की डेफिनेशन बताई थी, क्या थी वो देखो आप। द नंबर ऑफ स्फेयर्स नियरेस्ट स्फेयर्स, द नंबर ऑफ नियरेस्ट स्फेयर्स ऑफ ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के जो नियरेस्ट स्फेयर हैं, जो डायरेक्ट टच में है, वो उसका कोऑर्डिनेट्स नंबर होता है। तो देखिए आप स्क्वायर इसमें आइए एक बार आप, मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर लेता हूँ, पेज को बढ़ा लेता हूँ। देखिए इसमें आइए आप स्क्वायर में, देखिए इसमें इस पार्टिकल को ले लेते हैं, आप किसी को भी ले सकते हो। इस पार्टिकल को ले लीजिए आप, इस पार्टिकल को ले लीजिए आप, ये वाला पार्टिकल है। मुझे एक बात बताओ, ये वाला डायरेक्ट पार्टिकल इसके टच में है, इसके भी टच में है, इसके भी टच में है, और इसके भी टच में है। अगर टच में है तो इनके सेंटर्स को एक बार मैच करो। देखिए क्या बना है, एक स्क्वायर बना है साहब, एक स्क्वायर बन गया है। स्क्वायर बनने के कारण इसको अपन स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। दूसरी लाइन ये लिखेंगे इसके लिए। तीसरी लाइन देखिए आप, मैं पेज को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं। देखिए समझिए, अब स्क्वायर बनने के कारण इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। दूसरी चीज, इस पार्टिकल से टोटल कितने पार्टिकल डायरेक्ट टच में है, 4 पार्टिकल, 1 2 3 और ये 4, 4। इसलिए इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। ये वाली लाइन हो गई। तो देखिए आपने 3 लाइन पढ़ चुके हो आप, ठीक है। इसका और 1 2 3, ठीक है। पहले तो एक तो स्क्वायर बन गया, फिर ये हो गया। अब इधर देखिए, इसमें भी देखिए आप, मान लो आप अपनी पसंद से इस पार्टिकल को ले लेते हो। अब देखिए इस पार्टिकल के डायरेक्ट टच में कितने पार्टिकल हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इनके सेंटर्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये लो, ये सेंटर ज्वाइन हो गए। तो क्या बन गया, एक हेक्सागन बन गया साहब। एक सेकेंड, एक हेक्सागन गया बन गया साहब, हेक्सागन, HEXAGON, हेक्सागन बन गया। हेक्सागन बनने के कारण देखो, पहले पहला पॉइंट तो ये था ही, दूसरा पॉइंट इसको बोलेंगे हेक्सागनल क्लोज्ड पैकिंग, और शॉर्ट में इसको HCP बोलते हैं, इसको शॉर्ट में SCP बोलते हैं, स्क्वायर SCP, और इसको HCP। अब देखिए थर्ड लाइन देखिए, कोऑर्डिनेट नंबर देखो, इस पार्टिकल को डायरेक्ट कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, 6 पार्टिकल, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। बस यही बातें सीखनी है अपन को। पैटर्न क्या था, अब देखो समझो बात को। पैटर्न क्या था, AB टाइप पहली लाइन, इसमें क्या था, AA टाइप। इसको इसको स्क्वायर बनने के कारण क्या बोला गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP। इसको हेक्सागन बनने के कारण क्या बोला गया, हेक्सागन क्लोज पैकिंग। इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना हुआ, 4, इसका कितना हुआ, 6। बस यही सीखना है, यानी आप 1D और 2D के अंदर क्लोज पैकिंग सीख सके हो। और देखिए अब एक बात फिर से, 1D के अंदर जो क्लोज पैकिंग होगी, एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन नोट्स लिखेंगे। 1D के अंदर जो क्लोज पैकिंग होगी वो तो या तो X डायरेक्शन में हो सकती है, या Y में, या Z में, तीनों में से एक में। अगर तीनों में से एक में होगी तो मैक्सिमम एक रो बन सकती है, और एक रो के अंदर 2 पार्टिकल डायरेक्ट एक दूसरे को टच कर सकते हैं, यानी किसी भी पार्टिकल को 2 नियरेस्ट पार्टिकल टच कर सकते हैं, इसलिए इनका कोऑर्डिनेट नंबर कितना हुआ, 2। ठीक, दूसरी चीज, जो 2D होती है उसमें क्लोज पैकिंग दो टाइप से हो सकती है, या तो X और Y डायरेक्शन में, या Y और Z डायरेक्शन में, या फिर XZ डायरेक्शन के अंदर, दोनों, कोई भी 2 डायरेक्शन में। तो देखिए आपने अरेंजमेंट किया, एक बार पहली लाइन के पार्टिकल्स हैं उनके नीचे दूसरी लाइन के पार्टिकल रखे, और इस तरह से लिखे इन सच वे दैट कि फर्स्ट लाइन के जो पार्टिकल्स के जो सेंटर थे वो दूसरी लाइन के पार्टिकल्स के जो सेंटर हैं उनके सिद्ध में थे।
इसलिए अगर हम फर्स्ट लाइन को ए बोलते हैं तो दूसरी लाइन को भी ए बोलेंगे, और आगे की जो लाइन्स हैं उनमें भी ए ही होगा। इसलिए पैटर्न कैसा मिला, ए पैटर्न मिला। अब किसी भी पार्टिकल के नियरेस्ट पार्टिकल्स को अपन पार्टिकल के सेंटर्स को, किसी भी पार्टिकल के नियरेस्ट पार्टिकल के सेंटर को अगर ज्वाइन करते हैं तो एक स्क्वायर बनता है। स्क्वायर बनने के कारण इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट नंबर 4 होता है क्योंकि डायरेक्ट 4 में टच करता है। यहाँ पर किसी भी पार्टिकल के नियरेस्ट पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो एक हेक्सागन बनता है, इसलिए इसको हेक्सागन क्लोज पैकिंग कहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर पहली लाइन के पार्टिकल्स के डिप्रेशंस में, इन खाली जगह में, इन डिप्रेशंस के अंदर दूसरे लाइन के पार्टिकल आते हैं, जिससे दूसरी लाइन डिफरेंट बन जाती है। इसलिए पहली लाइन को अगर ए कहते हैं दूसरी लाइन को बी कहेंगे। ऐसे तीसरी लाइन दूसरी लाइन के डिप्रेशंस में आएगी और चौथी लाइन तीसरी लाइन के डिप्रेशंस में आएगी। यहाँ पर ऐसे आने से क्या है, डिफरेंट लाइन बन जाती है। लेकिन अगर अपन अरेंजमेंट को देखते हैं तो पहली लाइन के पार्टिकल्स के सेंटर्स तीसरी लाइन के पार्टिकल्स के सेंटर से मैच करते हैं, इसलिए पहली लाइन को अगर ए बोलते हैं तो तीसरी लाइन को भी ए बोलेंगे। और इसी तरह से दूसरी लाइन के जो पार्टिकल्स के सेंटर हैं वो चौथी लाइन के पार्टिकल्स के सेंटर से मैच करते हैं, इसलिए अगर दूसरी लाइन को बी बोलते हैं तो फोर्थ लाइन को भी अपन क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, चौथी लाइन को भी। तो टोटल बात ऐसी हुई, एक ए बी अरेंजमेंट मिलेगा, आगे भी ऐसा ही होगा, इसलिए इसको ए बी पैटर्न बोलते हैं। हेक्सागन बनने के कारण हेक्सागन क्लोज पैकिंग बोलते हैं, और कॉन्जम्बर कितना होता है, 6 होता है। अब इन बातों को अपन लिखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको 1D और 2D में आ गया होगा। अब अपन 3D में नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब इसको लिख लेते हैं एक बार, अपन एज ए नोट्स बना लेते हैं इसको। अच्छा, इसको मिटा ही देते हैं सबको, ये लो सबको मिटा देते हैं। अब 1 बाई 1 इनको नोट्स लिखना बाकी है बस। ये सब बातें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। एक 3D पैकिंग है, उसको और समझना है, वो थोड़ी सी हल्की सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। आप हंसते खेलते उसको भी कर लेंगे। चीज़ें टिपिकल नहीं है, बस अपनी बॉडी में उतरने के लिए आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट बनाना होगा कि हाँ, मैं एफर्ट लगाना होगा कि चीज़ें मेरे अंदर आ रही हैं और मैं इनको सीख रहा हूँ। थोड़ा सा और इरेज कर देते हैं। बिल्कुल क्लीन कर देते हैं इनको, ये लो। देखिए, इन सब को हटा देते हैं, अपन कोई काम का नहीं है ये। अपन को सिर्फ नोट्स लिखने हैं। सब बातें हो चुकी है बाकी की। पैकिंग 3 डायरेक्शन में होती है, ये भी आपने सीख लिया था। तो एक लाइन लिखो, 3 टाइप से पैकिंग हो सकती है, तो इसके लिए अपन एक लाइन लिखेंगे पहले। क्लॉज पैकिंग ऑफ सॉलिड्स। ऑफ सॉलिड्स can be done, yeah, can be 3 types, can be done 3 types या can be 3 types, 3 टाइप्स हो सकती है। 1 बाय 1 सीखेंगे अपन। एक एक टाइप को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हेडिंग डाल लेता हूँ ए वाला, CP in 1D, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, इन शॉर्ट लिख सकते हैं अपन CP इन 1D, CP इन 1D। देखिए, आगे इसमें अपन नोट्स लिखना शुरू करते हैं एक बार, इस तरह से। चलिए बात करते, देखो पहले मैं अरेंजमेंट बनाता हूँ इनका, इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बनाता हूँ। पहले 1D को दिखाता हूँ कैसे होगी। देखो, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हार्ड स्फीयर और आइडेंटिकल साइज होते ही हैं।
देखो इस तरह से ये कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज हो रहे हैं। चलिए एक पार्टिकल अपन ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने इस पार्टिकल को यूज कर लिया है। अब ये मैक्सिमम 2 पार्टिकल्स के टच में है, 1 और 2, ठीक, और एक रो बन गई है, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो गया, 2 हो गया है। चलो थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी इस तरह से लिखेंगे, व्हेन कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए वन रो, एक रो में अरेंज होते हैं तो उसे अपन CP इन 1D बोलते हैं। तो थ्योरी लिख लेते हैं अपन इसके लिए, व्हेन व्हेन constituent particles are arranged in a are arranged in a one row, ROW, one row, arranged in a one row, then it is known as CP लिख लेता हूँ क्लोज पिकिंग को, CP in 1D, ये लो। When constant particles are arranged in a one row, then it is known as CP in 1D। चलिए पहली लाइन हो गई। अब कोऑर्डिनेट नंबर के लिए लाइन लिख रहा हूँ दूसरी, कोऑर्डिनेट नंबर की डेफिनेशन के लिए देखिए एक पार्टिकल से डायरेक्ट कितने पार्टिकल, जैसे 1 और 2 हैं, अटैचमेंट है उसके हिसाब से, कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट स्फीयर ऑफ ए पार्टिकल, द नंबर ऑफ नियरेस्ट स्पेयर्स ऑफ, एक सेकेंड, नियरेस्ट स्फीयर ऑफ ए पार्टिकल, द नंबर ऑफ नियरेस्ट स्पेयर्स ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट नंबर। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये तो डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट नंबर की। कोऑर्डिनेट नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ नियरेस्ट स्पेस ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल के जितने भी नियरेस्ट स्पेयर होंगे ना, कोई भी पार्टिकल है उसके जितने भी नियरेस्ट स्पेयर्स होंगे ना, वो उसका कोऑर्डिनेट नंबर है। तो अब देखो यहाँ पर कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, 2, तो इसके लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, हियर ईच स्फेयर टचेज each spheres each sphere touches each sphere touches two of its neighboring sphere, neighboring spheres, so its coordinate number is 2। so आगे लिख लेते हैं थोड़ा, so its coordinate number is 2। तो इस टाइप से देखो ये 1D के अंदर मेरे हिसाब से कंप्लीट काम हो गया। अब अपन कैपिटल B को पढ़ेंगे। क्लॉज पैकिंग,
क्लॉज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ये सेकंड है। 2 डायमेंशन में 2D के अंदर क्लॉज पैकिंग कैसे होगी, इसको शॉर्ट में अपन ऐसे लिख लेते हैं, CP इन 2D, CP इन 2D, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। चलिए अपन आगे बात करते हैं। अब देखो क्या होगा, जरा समझो। अपन लाइंस को एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड करते हैं, लाइंस को एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड करेंगे तो एक लेयर बनेगी, और लेयर बनने से अपन को 2D पैक्ड स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, चलिए इस बात को अपन एक्सप्लेन करते हैं। छोटे से पहले एक लाइन लिख लेता हूँ मैं, आपको समझ आ जाएगी वो। व्हेन, देखो लाइंस को, रोज को एक दूसरे के ऊपर रखना है अपन। when the rows are stacked, when the rows are stacked over each other, when the rows are stacked over each other, a 2D closed packed structure एक सेकेंड, पैक्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। ठीक, दिस मतलब एक जो लाइन्स है, जैसे मान लो ये वाला लाइन है, इस तरह से देखो, समझना बात, इसके ऊपर मैं नीचे एक लाइन लिख रहा हूँ इस तरह से, तो लाइन्स के ऊपर ऊपर रखोगे तो एक 2D स्ट्रक्चर बन जाएगी। कहने का मतलब ये है, इस तरह से इसका मीनिंग ये है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखो, इसमें दिस स्टैकिंग कैन बी डन इन 2 वेज, दो वेज में होती है। दिस स्टैकिंग कैन बी डन in 2 ways, 2 ways। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल ए, इसकी स्मॉल ए में हेडिंग डालेंगे पहले वाली, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। उधर पहले देखा था आपने, एक स्क्वायर बना था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको शॉर्ट में अपन SCP बोलते ही हैं। इसको क्लियर करेंगे। चलिए, मैंने आपको बताया था कि लाइंस को एक दूसरे के ऊपर दो टाइप से रख सकते हैं। एक तो पहली लाइन को दूसरी लाइन पे इस तरह से रखेंगे, उनके जो सेंटर्स हैं वो अलाइंड हो, चाहे हॉरिजेंटली हो चाहे वर्टिकली हो, और एक होता है डिप्रेशंस में रखते हैं। तो पहले अपन कुछ इस तरह से रखेंगे। देखो, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखो, हाँ इस तरह से इधर बना लेंगे डायग्राम, चलो यही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इस तरह से देखो। अब इसके जस्ट नीचे मैं दूसरी लाइन लगा रहा हूँ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया। एक सेकंड, देखो आप, इस तरह से देखो, ये मैं इस फर्श बना रहा हूँ। हम्म,
अब इनके स्पर्श देखना, जैसे मान लो इसके सेंटर और इनके सेंटर बिल्कुल सिद्ध में है, और अगर आप गोले अपनी पेंसिल से या पेन से अपनी कॉपी पे बनाएंगे आप दो लाइंस के बीच में, तो अगर प्रॉपर गोले बनाएंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से दिखाई देंगे, बिल्कुल सिद्ध में। ऐसे चाहे हॉरिजॉन्टली देख लो चाहे आप वर्टिकली देख लो, इस तरह से ये बिल्कुल अलाइंड मिलेंगे, सिद्ध में मिलेंगे ये सेंटर्स। इसलिए अगर पहली लाइन को अगर आप ए कह रहे हो तो दूसरी लाइन को भी ए कहना पड़ेगा, तीसरी को भी ए, चौथी को भी ए, क्योंकि लाइन सब एक जैसी हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अब इसको लिखेंगे कैसे कि अपन पहली लाइन जो सेकंड रो है उसकी स्पेयर्स को फर्स्ट लाइन की स्पेयर्स में इस तरह से रखेंगे कि इनके जो सेंटर्स हैं वो अलाइंड रहे, सिद्ध में रहें। देखो कैसे, जैसे मैं इनके रेस्पेक्ट में एक दो लाइन लिख के बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल है, आपसे हो जाएगा। देखो फर्स्ट लाइन, द स्पेयर्स ऑफ सेकंड रो, इस सेकंड रो की स्पेयर्स की बात हो रही है, इसकी इस रो की स्पेयर्स की बात हो रही है। द स्पेयर्स ऑफ second row are placed in such a way that sorry in such a way that जरा समझे, इन सच वे दैट इस तरह से रखेंगे मतलब कि दे आर टचिंग, दे आर टचिंग they are touching each spheres of फर्स्ट रो। देखिए सेकेंड रो के स्पेयर्स को जरा बात समझना, सेकेंड रो के जो स्पेयर्स हैं आर प्लेस्ड इस तरह से रखेंगे कि दे आर टचिंग ईच स्फेयर ऑफ फर्स्ट रो के स्पेयर से क्या करूं, वो टच हो जाएं। तो देखो ऐसा ही हो रहा है, सेकेंड रो है ये फर्स्ट रो के स्पेयर्स को इस तरह से रखा कि वो टच कर रहे हैं, बिल्कुल टच कर रहे हैं इस तरह से। हम आगे आगे बढ़ते हैं, देखो एंड एंड हैव ए सेंटर इन स्ट्रेट लाइन, और इनके सेंटर भी देखो स्ट्रेट लाइन में है। हैव ए सेंटर इन स्ट्रेट लाइन, सेंटर किस में रखते हैं, स्ट्रेट लाइन में रखते हैं। हाँ, और आगे की रोज में भी ऐसा ही होता है। तो एक लाइन और लिखूंगा मैं, एंड आगे बढ़ाऊंगा इस लाइन को, एंड इन फर्दर रोज, एंड इन फर्दर रोज सो ऑन। अब बात को समझना कि जैसे इस सेकंड रो के स्फेयर्स को कुछ इस तरह से रखेंगे कि फर्स्ट रो के स्फेयर्स के सेंटर्स के साथ क्या हो, अलाइंड हो, स्ट्रेट हो, बिल्कुल इस तरह से रखेंगे। ठीक है, और फर्दर रोज में भी ऐसा ही होगा, देखो अगली रोज में भी ऐसा ही है, इस रो में भी ऐसा ही है, तो अगली सभी रोज के अंदर ऐसा होता है। अब देखिए ये बात हो गई ये रखने वाली, जो अरेंजमेंट क्या है इसकी बात अपन ने एक लाइन लिख ली है। अब आगे देखो क्या करेंगे, अगली लाइन है कि जो फर्स्ट रो के स्पेयर, सभी रो के स्पेयर, चाहे ये सभी रोज हैं, इन सभी रोज के स्पेयर चाहे आप वर्टिकली जाओ चाहे हॉरिजेंटली जाओ, ये क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं। तो अपन इस लाइन को भी आप समझेंगे एक बार, एक लाइन और लिख रहा हूं मैं, अलाइंड होता है। द स्पेयर ऑफ ईच रोज, सभी रोज की बात हो रही है, द स्पेयर्स of the each rows are aligned horizontally
as well as horizontally as well as vertically मतलब स्फेयर्स का क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली हो चाहे वर्टिकली, कैसे होते हैं, अलाइंड होते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वर्टिकली हो, अलाइंड होते हैं। ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ, इससे क्या फायदा मिला अपन को, हैंस 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 पैटर्न इज ए टाइप। पैटर्न कैसा होता है, ए टाइप का पैटर्न मिलता है अपन को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब कुछ बातें और यहीं पे इंपॉर्टेंट बात है। मान लो मैं इस स्पेयर, किसी भी स्पेयर को ले लो आप, मिड में से ले लेना, लेकिन ताकि मिड से ही पता चलेगा। किसी स्पेयर्स को ले लो, अपन ने कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी, द नंबर ऑफ नियरेस्ट स्पेयर्स ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये इस पे एक पार्टिकल है, इससे 4 स्पेयर्स नियरेस्ट हैं। नियरेस्ट उसी को बोलते हैं जो डायरेक्ट टच करता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। नियरेस्ट स्पेयर उसी को बोलते हैं जिसको डायरेक्ट टच करता है। मैं और को ये और सेंटर्स को मैं हटा रहा हूँ, जैसे इसको भी हटा दिया मैंने, इनको देखो सबको हटा रहा हूँ, ये देखो गोला भी हट गया है, मतलब एक स्फेयर हट गया है। इनको वापस बना देता अपना, याद आ रहा है, ये लो, ये लो वापस बना दिया। इनके देखो सेंटर्स, जो मैंने एक लाइन खींच रखी है इस स्फेयर से, इसके चारों ओर 4 स्फेयर से इसको डायरेक्ट टच कर रहे हैं। अगर इनके सेंटर्स को मिला दें, डायरेक्ट टच करने वाले को कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलते हैं, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ CO डॉट NO डॉट, कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट में लिख रखा है 4। और इनके अगर सेंटर्स को मिला देते हैं अपन, तो एक स्क्वायर बनता है, देखो एक स्क्वायर बनता है। एक स्क्वायर, इसलिए इसको SCP बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो इसके लिए मैं 2 लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान देना एक बार। बस 5 मिनट की बात हो रहा है, लिखना ही तो है, समझा तो मैंने पहले पहले ही दिया था। बस 5 मिनट की बात हो रहा है, फिर मैं दोनों चीज़ें आपको SCP भी इसके बाद बता दूंगा, 5 मिनट में बता दूंगा। चलिए, द स्फेयर ऑफ द ईच, ये तो हो गया है। व्हेन वी आर जॉइंड, देखो व्हेन वी आर joined center of neighboring spheres, center of neighboring spheres, when we are joined center of neighboring spheres of a particle, a square is formed. A square is formed. So this close packing is known as SCP. स्क्वायर बन गया ना, तो कहेंगे सो दिस, CP लिख लेते अपन शॉर्ट। सो दिस क्लॉज पैकिंग is known as SCP। SCP ये हो गया, देखो। और कोऑर्डिनेट नंबर के लिए एक लाइन लिख लो इसी के अंदर, इसी कोऑर्डिनेट नंबर की, ईच स्फेयर टचेज each sphere touches 4 of its, each sphere touches 4 of its neighboring sphere. Neighboring spheres. So its coordinate number is 4.
सो इट्स कोऑर्डिनेट नंबर इज 4 कोऑर्डिनेट नंबर होता है इसका। ठीक है, ये बात हो गई है एससीपी की। अब बात करेंगे पर एचसीपी की। सेकंड हेडिंग डालेंगे, सेकंड हेडिंग डाल लेते हैं, यस, हेक्सागोनल क्लॉथ पैकिंग, हेक्सागोनल क्लॉथ पैकिंग, जिसको अपन एचसीपी बोलते हैं। ये सेकंड हेडिंग है। ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले अपन। इसका डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से ध्यान देना, थोड़ा सा मैं वापस से बना रहा हूँ, पहले समझाया भाई आपको। ये देखो, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अब मैं सेकंड लाइन बनाऊंगा ना, वो सेकंड लाइन बनाऊंगा इसके डिप्रेशन के अंदर, दो पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह बची उस डिप्रेशन के अंदर, यहां पर। कमाल थर्ड लाइन में होगा। ये देखो, यहां पर देखिए, आप थर्ड लाइन बना रहा हूं। ये लो, थर्ड लाइन गलत बना दी, दूसरे कलर, वापस से इसी कलर से बनाता हूँ, इसकी वजह बताऊंगा मैं ऐसे कलर क्यों चेंज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आपको पूरी बात किसी भी कंडीशन से समझ में आए। मैं ब्लू कलर से बनाना चाहता हूँ इस लाइन को भी, वजह बताऊंगा अभी क्या है। ये देखिए आप, ये थर्ड लाइन। अब मैं फोर्थ लाइन रेड से बना रहा हूँ, आप खुद ही देख लेना ऐसा क्यों किया है मैंने। 2 मिनट में आपको समझने वाला है, समझ में आने वाला है सब कुछ। यस, अब ब्लू कलर का देखना आप। हाँ, रेड वाले को देखना। देखिए, ये गोले थोड़े से मैंने प्रॉपर तो नहीं बने, लेकिन आपको बात समझ आ जाएगी मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आप देखना, नीले वाले गोलों को देखो, इस गोले का सेंटर और इस गोले का सेंटर सिद्ध में है। अगर नहीं है तो आ जाएगा, अब अच्छे से बनाएंगे तो इसका सेंटर और इसका सेंटर सिद्ध में है, इसका सेंटर और इसका सेंटर सिद्ध में है, इसका सेंटर और इसका सेंटर सिद्ध में है। ऐसे देखो, इसके सिद्ध में इसका सेंटर आ गया है और इसके सिद्ध में इसका सेंटर आ गया। कुल मिला के जो आपको नीले स्पेयर्स दिख रहे हैं, ब्लू कलर के जो स्पेयर्स दिख रहे हैं, उनके सेंटर्स अलाइंड है, बिल्कुल सिद्ध में है, स्ट्रेट में है। और नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को थोड़ा टेढ़ापन दिख रहा है, तो आप अपने नोट्स कॉपी पे पेंसिल से बना के देखना, बिल्कुल सीधे गोले बनने चाहिए, मेरी तरह टेढ़े मेढ़े नहीं, तो आपको बिल्कुल सीधे में दिखाई देंगे। इसलिए अगर मान लो मैं फर्स्ट रो के स्पेयर्स को ए बोलूंगा, तो थर्ड रो के स्पेयर्स को भी मुझे मैं ए ही बोलूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो के स्पेयर्स और सेकंड रो के स्पेयर्स बिल्कुल, स्पेयर्स के जो सेंटर्स हैं वो सिद्ध में हैं, और सिद्ध में होते हैं तो नेम एक ही देते हैं अपन रो को। अब रेड वाली रो को देखना, रेड वाली रो में क्या होगा, इसका स्पेयर्स ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, यहाँ पर देखो, समझना, इसके सिद्ध में इसका स्फीयर आ गया, इसके सिद्ध में इसका स्पेस आ गया, इसके सिद्ध में ये वाला आ गया, और इसके सिद्ध में ये वाला स्पेस आ गया। अब आप देख लो, ये वाला स्पेस, ये वाला सिद्ध में ये वाला, हल्का सा आपको टेढ़ापन दिख रहा है, वो एक केवल मेरी बनावट की वजह से मुझे गोले बिल्कुल राउंड अप नहीं हो पाए मुझसे। इसलिए मैं आपको एक बात कहूँगा, अगर सेकेंड रो को आप बी बोलते हो तो फोर्थ रो को भी आप बी बोलोगे, और आगे भी ऐसा होगा, इसको भी आप बी बोलोगे। तो अपने पास अरेंजमेंट कैसा हुआ, ए बी ए बी ए बी अरेंजमेंट हुआ, तो इसको भी आप बी बोलोगे।
ठीक है, तो पैटर्न कैसा हुआ, आपको ए बी पैटर्न मिला है यहाँ पर। तो देखिए छोटी छोटी बातें, ए बी पैटर्न इज ऑप्टेन। तो फर्स्ट चीज देखो, ए बी पैटर्न मिला है। दूसरी बात आपको यहीं पे कर लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ए बी पैटर्न मिला है। दूसरी चीज, किसी भी पार्टिकल को ले लो, जैसे मान लो मैं इसको ले रहा हूँ, इस पार्टिकल्स को देखो नियरेस्ट कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 6 पार्टिकल दिख रहे होंगे इसको नियरेस्ट, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट नंबर 6 होगा। दूसरी लाइन समझ में आ गई। तीसरी लाइन, इन पार्टिकल्स को के सेंटर्स को ज्वाइन करने पर एक हेक्सागन बन रहा है। हेक्सागन बन रहा है, इसलिए इसको हेक्सागनल क्लोज पैकिंग या एचसीपी बोला जाता है, इसको एचसीपी बोला जाता है। ये 2-3 बातें हैं, कोऑर्डिनेट नंबर हो गया, इस तरह से हो गया, ये बस इन्हीं बातों को अपन लिखेंगे। ये सेम चीजें मैं ऊपर भी लिख देता हूं। देखो यहां पर भी देखो, पहला पैटर्न, पहली चीज, एक सेकंड रुक जाइए आप। पहली चीज आपको यहां पर ए टाइप का पैटर्न मिला है। दूसरी चीज यहां पर आपको कोऑर्डिनेट नंबर 2 मिला है, हालांकि मैंने यहां पर भी लिख रखा है। ठीक, ये इधर वाले को मिटा देते हैं अपन, इधर ही लिख लेते हैं। और तीसरी चीज यहां पर एक स्क्वायर बनने के कारण इसको एससीपी बोला जाता है। ठीक, और यहां पर एक लेयर बन गई है, ध्यान रखना 2D में लेयर बन गई है, 1D के अंदर रो थी, 2D में लेयर बन गई है। चलिए 2-3 बातें, अब इनको आप अपन नोट्स कॉपी में लिखेंगे। चलिए इनके लिए अपन नोट्स कॉपी में कुछ बातें लिख लेते हैं। पहली लाइन क्या लिखेंगे, ध्यान देना, फर्स्ट रो के डिप्रेशन में सेकंड रो आई है, सेकंड रो के डिप्रेशन में थर्ड रो आई है, और थर्ड रो के डिप्रेशन में फोर्थ रो आई है, और आगे भी ऐसा ही हुआ है, डिप्रेशन के अंदर आई है। उससे क्या फायदा मिला, फर्स्ट रो थर्ड रो के साथ और सेकंड रो फोर्थ रो के साथ। देखो ये वाली फर्स्ट रो है, ध्यान देना फिर से बता रहा हूँ, ये वाली फर्स्ट रो है, थर्ड रो के साथ अलाइंड है, और ये सेकंड रो है वो फोर्थ रो के साथ अलाइंड है। मतलब रेड वाली लाइन एक एक तरह से अलाइंड है और ब्लू वाली एक तरह से अलाइंड है। चलिए अपन लिखना शुरू करते हैं, अपना काम करते हैं अपन। पहली लाइन क्या लिख रहा हूँ देखो, द स्पेस ऑफ सेकंड रो की स्पेस की बात कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा लाइन को चेंज कर लेते हैं, व्हेन द स्पेस ऑफ सेकंड रो, चलो इसे ही लिख लेते हैं एक तरह से, व्हेन द स्पेयर्स of second row are placed in the depression of फर्स्ट रो, यानी सेकंड रो के स्पेयर्स किस में रखेंगे, फर्स्ट रो के डिप्रेशन में। इसी तरह से क्या होगा, लाइकवाइज इसी टाइप से स्पेयर्स ऑफ थर्ड रो, बिल्कुल आसान भाषा है, एक बार पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाएगी। स्पेयर्स ऑफ थर्ड रो आर प्लेस्ड in the depression of सेकंड रो। थर्ड रो को सेकंड रो के डिप्रेशन में रखेंगे रो, एंड दे प्रोड्यूस ए डिफरेंट रो। यानी रो अलग हो जाएगी, जब सेंटर्स अलाइन नहीं होगी तो रो अलग ही हो जाएगी, सीधी सी बात है, इसमें सोचने समझने वाला कोई काम ही नहीं है। जब सेंटर अलाइन नहीं हो रहे तो डिफरेंट हो जाएगी रो।
चलिए डिफरेंट रो। हाँ, और आगे की रोज में भी ऐसा ही होगा, तो इसको मैं इस फुल स्टॉप को हटा देता हूँ एक बार। एंड एंड इन फर्दर रोज सो ऑन। एंड इन फर्दर रोज सो ऑन। आगे की रोज में भी ऐसा ही होता है। अब इस अरेंजमेंट से क्या हुआ है वो देखो, इस अरेंजमेंट से क्या मिला अपन को। देखो पूरी बात अच्छे से समझ ला, बार बार समझाने का वो फिर दिक्कत हो जाता है। व्हेन द सेकंड रो के जो स्फेयर्स हैं, ध्यान देना मेरी बात को, वो कहाँ रखे गए हैं, डिप्रेशन में रखे हैं। किसके, फर्स्ट रो के डिप्रेशन में रखे गए हैं। इसी तरह से क्या हुआ है, जो थर्ड रो के जो स्पेयर्स हैं वो सेकंड रो के डिप्रेशन में रखे गए हैं। और इन फर्दर रोज सो ऑन, आगे की रोज में भी ऐसा ही होता है। इस अरेंजमेंट से क्या हुआ है वो देखो आप, कौन किस किस से अलाइंड हो रहा है वो देखो आप। इन दिस अरेंजमेंट, मेरी लाइन अगर मेरी स्पीड थोड़ी अगर आपको स्लो लग रही है तो आप यूट्यूब पे स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हैं। 1.5 पे, 1.5 मतलब ठीक रहेगा। इन दिस अरेंजमेंट स्पेस ऑफ थर्ड रो, स्पेस ऑफ थर्ड रो, एक बार, स्पेस ऑफ थर्ड रो आर अलाइंड विथ आर आर अलाइंड विथ स्पेस ऑफ फर्स्ट रो। आर स्पेस ऑफ फर्स्ट रो एंड एंड स्पेस ऑफ फोर्थ रो फोर्थ रो आर अलाइंड विथ आर अलाइंड विथ स्पेस ऑफ सेकंड रो। स्पेस ऑफ सेकंड रो। चलिए, अब इससे क्या फ़ायदा, अब पैटर्न क्या मिला आपको, ए बी ए बी। इससे ये बेनिफिट हुआ कि पैटर्न आपको ए बी बी मिल गया, ए बी बी टाइप वाला। चलिए, इससे क्या मिला, हैंस हैंस ए बी बी, हैंस पैटर्न इज ए बी ए बी। ए बी ए बी टाइप का पैटर्न मिला आपको। अब आगे देखिए आप, अब नेक्स्ट लाइन देखो, ये पैटर्न मिल गया। अब हम जो नेबरिंग स्पेयर उनके सेंटर्स को अपन क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो अपने हेक्सामेन मिलेगा। व्हेन वी आर जॉइंड, नेक्स्ट लाइन, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मतलब अगली लाइन के लिए। हाँ, जैसे इनके सेंटर्स को अपन क्या करें, ज्वाइन करें तो एक हेक्सागन बन रहा है ना, इसके रेस्पेक्ट में एक लाइन लिख रहा हूँ, हेक्सागन के रेस्पेक्ट में। व्हेन वी joined when we are joined centers of centers of neighboring spheres of a particle a hexagon is formed। वापस से लिख रहा हूँ, हटा देते हैं चलो इसको। ए
हेक्सागन इज फॉर्म्ड। ठीक है, इस तरह से। तो सो दिस क्लॉज पैकिंग इज कॉल्ड, सो दिस क्लॉज पैकिंग इज कॉल्ड HCP, hexagon clause packing is called HCP। अगली लाइन लिखेंगे अपन कोऑर्डिनेट्स नंबर के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या होगा, ईच स्फीयर किससे 6 स्फीयर से टच होगा। तो देखो ईच स्फीयर टचेज ऑफ इट्स, ईच स्फीयर टचेज ऑफ इट्स ईच स्फीयर, थोड़ा लाइन में दिक्कत हो रही है, समझ नहीं है। ईच स्फीयर टचेज 6 ऑफ इट्स 6 ऑफ इट्स नेबरिंग स्फीयर। ये ईच स्फीयर आएगा यहाँ पर, ये एस नहीं आएगा। ईच स्फीयर टचेज 6 ऑफ इट्स neighboring spheres of a particle। of a particle। अगर आप थोड़ा लाइन को यहाँ तक भी ईच स्फीयर टचेज 6 ऑफ इट्स नेबरिंग स्फीयर, इतना भी रख लेंगे तो काफ़ी है। लाइन को बढ़ाने से क्या मतलब, इससे काम चल रहा है अपना। स्फीयर, सो इट्स कोऑर्डिनेट नंबर इज 6, सो इट्स कोऑर्डिनेट नंबर इज 6। ये हो गया। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात, ये तो लगभग सारी बातें हो गई हैं, पर सब कुछ पढ़ा दिया है, कोई बचा नहीं है। एक नोट लिख लेते हैं अपन, एनओटी नोट। चलिए एक नोट लिख लेते हैं कि जो एससीपी होती है ना, इसके अंदर क्लॉज पैकिंग कम होती है, एचसीपी में ज़्यादा होती है। तो इसकी लाइन लिख रहा हूँ, इज मोर एफिशिएंट देन एससीपी। in this arrangement, there is less free space and this packing is more efficient than SCP, than the SCP। In this arrangement there is less free space। देखो इसमें क्या है कि फ्री स्पेस कितना होता है, कम से कम होता है, किसके रेस्पेक्ट में, एससीपी के। और पैकिंग भी कितनी होती है, बहुत अच्छी होती है। अरे स्पेस फ्री कम होगा तो पैकिंग भी अच्छे से होगी। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, एज कम्पेयर टू किससे, एससीपी। ठीक है, तो इस सेशन में अपन इतना रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं क्लॉज पैकिंग 3D में मैं बताऊंगा। Thanks for watching. If you like this video, share more and more and like it also.